कौन सा बताओ? चलो आ जाओ, स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इस नाम को याद नहीं रखना है आपको, क्या नाम याद रखना है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इस एक्ट के बारे में पहले भी सुना है, ठीक है? इस नाम से कनेक्ट करो। एक्ट क्या ओवरव्यू देना चाह रहे हैं आपको? एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस। अब एक्ट बन गया है। अब ये एक्ट बोलेगा भैया किन किन फैक्ट्रीज में हम लगते हैं, उन फैक्ट्रीज को कंपलसरी अपने एम्प्लॉइज का क्या करवाना पड़ेगा? इंश्योरेंस। क्योंकि कभी भी अगर उनकी तबियत खराब होती है, देखो अलग अलग टाइप की तबियत खराब होती है। एक होता है जो नॉर्मल सिकनेस होना, फीवर होना, ये सारी चीजें, ठीक है? बहुत सीरियस वाला जिसमें आपको बेड रेस्ट चाहिए, ठीक है? जैसे बेचारी हमारी रक्षा करती है ना, तो इस टाइप की चीजें होती है। तो इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है? इंश्योरेंस, ठीक? अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस कराना पड़ता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा उसे कवर कर दे। लेकिन हमें क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा। तो कंपनी, फैक्ट्री वो सारे प्रीमियम पे करती है। तो आ जाओ, सबसे पहले एक्ट का नाम। एक्ट का नाम बच्चों नोट्स भी मैं कल परसों तक ये अवेलेबल करवा पाऊंगी, ठीक है? एक बार दीदी से बात कर लूं मैं कहां तक कहानी पहुंची अपनी, ठीक है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। टोटल कितने सेक्शन है? 100। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, कितने चैप्टर्स में? 8 चैप्टर्स में। कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ द इंडिया। भैया लगता किस में है? सारी फैक्ट्रीज में, सारी फैक्ट्रीज। लेकिन कौन सी फैक्ट्रीज में नहीं? सीजनल फैक्ट्री की बात नहीं हो रही। जरा एक आध सीजन का नाम बता दो। दिवाली सीजन आ गया है, विंटर में आ जाता है, ठीक है? होली आ जाती है। तो ये सब सीजनल जो फैक्ट्रीज है, जो सीजन सीजन के प्रोडक्ट बनते हैं, भैया दिए बन रहे हैं, पटाखे बन रहे हैं, होली के कलर बन रहे हैं, सीजनल फैक्ट्रीज। इन्होंने कहा हम सारी फैक्ट्रीज के एम्प्लॉइज के इंश्योरेंस कराने की बात करें, लेकिन इसमें सीजनल फैक्ट्री की बात नहीं हो रही। देन साथ में उन्होंने बोला फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू, जो गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो वैसे ही इंश्योरेंस रहता है, सरकार है ना भाई तुम्हारे पीछे। अगर तुम्हें कल को कुछ होता है तो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है? गवर्नमेंट उनका इंश्योरेंस पहले से करवा के रखती है एज पर गवर्नमेंट लॉ। तो ये वाला लॉ उन पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक? चलिए, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो या किसी में भी अप्लाई करवा सकती है, ठीक है? बस वो नोटिस देगी। कितने दिन पहले नोटिस देगी? 1 महीने। लेकिन चाहे तो वो क्या कर सकती है? 6 दिन पहले, 6 महीने पहले का भी नोटिस देकर इन्फॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स में नहीं लगता है, गवर्नमेंट कहेगी आईटेक्स हम तुम्हें नोटिस पीरियड में पहले ही बोल दे रहे हैं कि आने वाले 1 महीने बाद आप पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, तो प्लीज आप तैयारी कर लो। किसकी तैयारी कर लो? इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस एक्ट का कोड समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, ये जो एक्ट है ये एग्जेम्पशन देता है दूसरे एक्ट को। क्या हमने मर्टिनिटी बेनिफिट एक्ट नाम सुना है? क्या हमने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट नाम सुना है? देखो मेटर्निटी का नाम भी सुना है और डिटेल भी पढ़ ली, ठीक है? लेकिन एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट नाम नहीं सुना, उसकी डिटेल भी नहीं पढ़ी। लेकिन यस, इस एक्ट के नाम से चीजें कनेक्ट तो कर सकते हो। बताओ क्या समझ में आ रहा है? किसका फोकस है किसमें? कंपनसेशन देने का, ठीक है? अगर नौकरी छूट गई तो कंपनसेशन है ना, किसी भी टाइप टाइप का हर जाना पे करे। इन्होंने कहा कि भाई तुमको अगर ये जो एक्ट है एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, ये तुम पे एप्लीकेबल है, तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कुछ ना कुछ दे रही है, तो भाई ये सारे बेनिफिट्स थोड़ी ना मिलेंगे। आप अगर एक एम्प्लॉय तो एक बार में एक बेनिफिट लो ना। या तो मैटरनिटी बेनिफिट ले लो, उसमें भी तो आपको अच्छा पैसा मिलता है। या फिर आप क्या कर लो, इंश्योरेंस एक्ट में आ जाओ। तो कोई एक का फायदा उठा पाओगे, आप सारे एक्ट का फायदा नहीं ले पाओगे। तो ये एप्लीकेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन। इन्होंने कहा मैटरनिटी बेनिफिट और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इसमें अप्लाई नहीं होता, इनको हमने छूट दे दी। अगर ये एक्ट लग रहा है तो ये लगेगा, फिर वो नहीं लगेगा। अगर वो लग रहा है तो ये वाला एक्ट नहीं लगेगा। क्लियर है? पक्का? चलो, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? बेनिफिट देना एम्प्लॉइज को। किस रिगार्ड में? पहला क्या लिखा है? सिकनेस। दूसरे क्या लिखा है? मर्टिनिटी। लेकिन मर्टिनिटी एक्ट अलग से है, इन्होंने कहा एक बार में एक फॉलो करो ना। अगर आपकी कंपनी एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करे तो मर्टिनिटी अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसमें कवर हो गया। चलिए, सिकनेस, मर्टिनिटी या फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है? और मैटर जो भी से रिलेटेड है। जो इंश्योरेंस स्कीम है, यहाँ पे बार बार इंश्योरेंस स्कीम बोला जाएगा। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सिक या फिर वो डिसेबल हो जाते हैं, कभी कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कुछ भी, फैक्ट्रीज है, मशीन्स का काम है, कुछ भी हो सकता है एक्सीडेंट। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है इनका? ईएसआई कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म बताओ ईएसआई का? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। याद रहेगा? पक्का? चलो, ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ईएसआई कॉर्पोरेशन। वापस फुल फॉर्म बताओ क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन बोला है इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं? ईएसआई कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? हैज फॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्कीम। स्कीम के अकॉर्डिंग ये सब बनेगा। चलिए, तो जो कुछ भी हमने पढ़ा यहाँ इंट्रोडक्शन में सारी बातें कवर है। एक्ट का नाम बता के रखा है, कहाँ एप्लीकेबल है, ऑल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल है, ठीक है?
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हर एक्ट में पढ़ते रहते हो। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? सेंटर होती है और स्टेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कन्फेनमेंट एक नया वर्ड है। कन्फेनमेंट मतलब क्या होता है? कोई लेबर रिजल्टिंग इन द इश्यू ऑफ, या फिर उसका क्या है, एक लिविंग चाइल्ड है, या फिर लेबर है आफ्टर दी 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या हो गया? 26 हफ्ते मतलब कितने महीने? 6 महीने बोल सकते हैं, 6 महीने। रिजल्टिंग द इश्यू ऑफ द चाइल्ड, हो सकता है उसने चाइल्ड को बर्थ दिया है, वो या तो जिंदा है या तो उसकी डेथ हो गई। इन सारी चीजों को एक वर्ड में उन्होंने क्या बोल दिया? कन्फेनमेंट, ठीक है। चलो कंट्रीब्यूशन मतलब क्या? मनी जो कंट्रीब्यूट करेगा। कौन कंट्रीब्यूट करेगा भैया? प्रिंसिपल करेगा। कौन है ये प्रिंसिपल? एम्प्लॉयर, मालिक, ठीक है। बाय द एम्प्लॉय मतलब दोनों का मिक्स। अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले प्रोविडेंट फंड पढ़ा है, प्रोविडेंट फंड पढ़ा है, ग्रेच्युटी पढ़ी है। इन सब क्या था? कुछ एक कंट्रीब्यूशन किसे लेते हैं? एम्प्लॉयर से, और कुछ एक क्या लेते हैं? एम्प्लॉय से। दोनों का मिक्स करके बेनिफिट दिया जाता है। तो इंश्योरेंस में भी यही है, कुछ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, कुछ एम्प्लॉयर का, दोनों का मिलकर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के रूप में दिया जाएगा, ताकि कल को कोई हादसा हो जाए तो आपको वो रिपे करेगा। चलिए डिपेंडेंट वर्ड का मीनिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी है बस मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। पहला, डिपेंडेंट से आप क्या समझते हो? आप मुझे बताओ। जिसके ऊपर क्या रहते हो? डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है। अब मैं अगर घर चला रही हूँ तो मुझ पे कौन कौन डिपेंड है? ठीक है, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिन करो, एक एम्प्लॉय एक फैक्ट्री में काम करता है। एम्प्लॉय जो फैक्ट्री में काम करता है, डिपेंडेंट मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव। जो नीचे इन्होंने बोला है, जो जिस पर्सन की डेथ होगी उससे जो रिलेटेड, उसकी इनकम से उनका घर चलता है। कौन? पहले क्या लिखा? विडो। अब इन्होंने बोल दिया वाइफ। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, हस्बैंड वो एम्प्लॉय है, तो उसकी वाइफ, या फिर क्या लिखा है? लेस्टिमेट या फिर एडॉप्टेड सन। लेस्टिमेट मतलब बाय लॉ आपका बेटा, बाय लॉ आपका बेटा। एडॉप्टेड, अब देखो बच्चों, आपने नोटिस किया होगा एडॉप्शन होता है बच्चों का, ठीक है। एडॉप्शन बाय लॉ होता है, या फिर आप ऐसे ही किसी घर परिवार का एक बच्चा एडॉप्ट कर लेते हो। तो बाय लॉ क्या है? मतलब अनाथ आश्रम से आप लेकर आए हो, एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर को लीगली आपने उसको अपना बच्चा माना है। तो इन्होंने कहा कि डिपेंडेंट की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा? वाइफ आएगी अगर हस्बैंड की डेथ होती है, और वाइफ के साथ साथ इन्होंने क्या बोल दिया? वो लड़का जो लेस्टिमेट है, मतलब क्या? एज पर लॉ अडॉप्ट किया गया है। देन क्या बोल दिया? अभी लेकिन उस बेटे की एज कितनी है? 25 साल नहीं हुई है। अगर वो 25 साल का हो जाता है फिर वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब वो पैसे कमाए चाहे न कमाए, हमें से कोई लेना देना नहीं है। बस वो अगर उसकी उम्र हो गई, दैट मीन्स अब वो अपने पैरों में खड़ा है, उसे अपने फादर में डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में वो एडॉप्टेड बॉय आएगा, लड़का आएगा, सन आएगा, जिसकी एज अभी क्या नहीं हुई है? 25 नहीं हुई है, नॉट एट द एज ऑफ 25। सेकंड क्या लिखा है? लेस्टिमेट एडॉप्टेड डॉटर बोल दिया, लेकिन इसके आगे इन्होंने क्या बोल दिया? अनमैरिड। लड़कियों को लेकर उन्होंने बोला कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक वो डिपेंडेंट कहलाएगी। लड़कों को क्या बोल दिया? भैया तुम्हारी एज क्या होगी? 25। 25 के बाद आप डिपेंडेंट नहीं हो, भले आप अपने अपने घर पे खा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, आप 26 के हो गए, आप 30 साल के हो गए, लेकिन लड़को तुम डिपेंडेंट नहीं कहलाओगे, आप काम करो चाहे ना करो। गर्ल्स को क्या बोल दिया? आप चाहे काम करो चाहे ना करो, हमें से कोई लेना देना नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई है ना, आप क्या हो? हमारी नजरों में डिपेंडेंट ही हो। तो साफ बोल दिया अनमैरिड। गर्ल्स को लेके क्या बोल दिया? अनमैरिड। आप लेस्टिमेट एडॉप्टेड डॉटर है तो भी आप कंटिन्यू रहोगे डिपेंडेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर तुमने सुना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फैक्ट्री वैक्ट्री, तुमने यहाँ जबलपुर में भी देख रखा होगा, यहाँ का कंसेप्ट ऐसा है, अगर शादी नहीं हुई है, चाहे वो 30 की हो, 40 की हो, 50 की हो, 60 की हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज मिलेंगी। अगर आपके फादर की डेथ हो गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में अगर तुमने देखा होगा फैक्ट्रीज में, फादर की डेथ होगी तो मम्मा को मिलेगा, फादर मदर दोनों की डेथ हो गई और लड़की है, लड़की ने अभी शादी नहीं की है, मिलता रहेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक मिलता रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बॉयज को क्या बोल दिया? भैया तुम तो पैरों में खड़े हो जाओ, तुम्हारी एज 25 है, उसके बाद तुमको जो करना है करो, हमें लेना देना है, तुम डिपेंडेंट नहीं हो। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्या बोल दिया? पहले केस में बोला विडो, दूसरे केस में क्या बोल दिया? विडोड मदर, मतलब कि आपका एक बच्चा भी है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा है तो भाई वो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोल दिया? होली डिपेंड ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। जो एम्प्लॉय जिसका इंश्योरेंस करा के रखा था, आप उस पर होली डिपेंड हो एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। या फिर लेस्टिमेट एडॉप्टेड सन हो, या फिर डॉटर है जिसकी एज अभी अटेंड 25, या फिर इनफॉर्म। इनफॉर्म मतलब क्या? मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होना, वीक होना। आपने बच्चे देखे होंगे जिनका दिमाग नहीं रहता है, बहुत छोटा दिमाग रहता है। मूवी देखी होगी कौन सी, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन। एज भले बढ़ती जा रही है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ाना,
तो इनफर्म है, तो ये सारे लोग डिपेंडेंट कहलाएंगे और इनको इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इफ ओनली या फिर इन पार्ट, या तो पूरे से डिपेंड हो या फिर एक छोटा सा पार्ट, इन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। पेरेंट, इन्होंने कहा ऊपर हमने जो विडो मदर ये सब बोल दिया वो तो है, ऊपर कवर हो गए, लेकिन इसके अलावा माँ बाप वो भी तो डिपेंडेंट थे। बुजुर्ग माँ बाप थोड़ा ना काम कर सकते, वो तो अपने बच्चे पे बेस्ड थे, बच्चे की डेथ हो गई। माइनर, सन को लेके देखो उन्होंने क्या बोल दिया है, अगर नोटिस करोगे सन को लेके क्या बोल दिया, माइनर। अगर लेजिटिमेट का मतलब बाय लॉ है, इलेजिटिमेट मतलब क्या हो गया, एज पर लॉ नहीं, आपने ऐसे एडॉप्ट कर लिया। या फिर क्या होता है बच्चा बिफोर मैरिज, अगर आपका कोई बच्चा बॉर्न हो रखा है उसे भी बोला जाता है, वो भी डिपेंडेंसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। आफ्टर मैरिज बच्चे अगर होते हैं तो वो तो है, लेकिन बिफोर मैरिज अगर होते हैं तो वो भी है, तो उसे हम टर्म यूज करते इललेजिटिमेट, याद रहेगा चाहे। चलो, इललेजिटिमेट सन हो गया, अनमैरिड इललेजिटिमेट डॉटर हो गई, वही सारी बातें जो ऊपर पड़ी थी। माइनर का ब्रदर हो गया, अनमैरिड सिस्टर होगी, विडो सिस्टर होगी विद द माइनर, ठीक है, विडो डॉटर इन लॉ हो गई। माइनर चाइल्ड हो गया, प्री डिजीज सन हो गया, माइनर चाइल्ड प्री डिजीज डॉटर, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स इफ नो पेरेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है, ये सब डिपेंडेंट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझ में आ गई? पक्का? चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, हेडिंग बताओ, खुद से सोचो, एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या होगी, काम करते करते जो हो गया। पर्सनल इंजरी टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को काम करते करते हो गया। एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल डिजीज, व्हाट डू मीन बाय ऑक्यूपेशनल डिजीज, सीमेंट का काम करते करते इतना ज्यादा आप सांस में इतना ज्यादा आ जाता है कि आपको इंटरनली क्या हो गई, अस्थमा हो गया, तो बच्चे ये क्या हो गया, ऑक्यूपेशनल डिजीज है। इसलिए बोलते हैं भैया छोटे बच्चों को काम मत करने दो, क्योंकि छोटे बच्चों को ये सारी चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी। बात समझ में आ रही है? एक्सीडेंट हो गया या फिर काम करते करते कोई डिजीज हो गया, अराइजिंग आउट ऑफ या इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, काम करते करते ड्यूरेशन में कुछ हो गया। whether the accident occurs या फिर occupational disease is contract within या outside the territorial limit of the India, या तो इंडिया की लिमिट में या इंडिया के बाहर। आपने किसी काम के लिए आपने भेज दिया भाई अफ्रीका वगैरह भेज दिया, आपको क्या करना है, खदान रहती है वहाँ पे, है ना, डायमंड वगैरह मिलेगा, तो वो काम करते करते आपने वहां भेज दिया, वहां पे ये सब इंजरीज सब हो गया, तो इन सबको इन्होंने बोला ये सब एम्प्लॉयमेंट इंजरी में कवर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, किसकी डेफिनेशन, एम्प्लॉय। इसके बाद क्या दे रखा है, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय, फिर क्या है, एम्प्लॉयर। तीन डेफिनेशन देखेंगे, पहला क्या, एम्प्लॉय, दूसरा क्या, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। वर्ड से समझो क्या लिखा है, जो कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। हम एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट पढ़े, ये इंश्योरेंस एक्ट आपको क्या बोलता है कि भैया आपका कुछ एक कंट्रीब्यूशन और कुछ एम्प्लॉयर का। एग्जेम्प्टेड जिसको अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। चलो एम्प्लॉय की डेफिनेशन आएंगे, सिंपल। एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है, वो जिसको काम करने के बदले में क्या मिल रहे, वेजेस मिल रहे, इन या फिर इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द फैक्ट्री या फिर एस्टेब्लिशमेंट। आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में तब आओगे जब आप काम कर रहे हो जिस कारण से आपको वेजेस मिल रहे, उस फैक्टर में काम करो जिस फैक्टर में क्या लगता है, ईएसआई एक्ट लगता है। चलो इंक्लूड पर्सन, क्या लिखा है, एम्प्लॉयड थ्रू दी कॉन्ट्रैक्टर। समझो आप एमपीवीवी जानते हो, चलो एमपीवी छोड़ो, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी काम वाम चलता है, ठेकेदार के अंडर में रहते हैं। मैं मालिक हूँ, मैं ये काम करा रहा हूँ, लेकिन कहा कि यार मैं नहीं कराऊंगा, मैं कहाँ लेबर को ढूंढने जाऊंगा, मैं एक ठेकेदार को पकड़ती हूँ, भैया मैंने तुझे लमसम पैसा दिया तू देख। तो एम्प्लॉय वो भी है जो किसकी मदद से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर, बोले तो ठेकेदार की हेल्प से आ रहा है। ठीक है, फिर ये क्या लिखा है, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी, अपॉइंटेड अंडर दी स्टैंडिंग ऑर्डर। एक एक्ट पढ़ा था स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या था स्टैंडिंग ऑर्डर वर्ड का मतलब जरा बताओ, एक्ट ही पढ़ा था पूरा पूरा, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। लिखो वहां पे रूल्स रेगुलेशन, भूल गए, एक्ट पढ़ा था पूरा का पूरा, पढ़ा था ना, ये तो याद आ रहा है। स्टैंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, सिंपल भाषा में इसे क्या बोलते हैं, रूल्स रेगुलेशन, किसी फैक्ट्री का काम करने का तरीका, स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो जो भी ट्रेनी है अपॉइंटेड अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर बट एक्सक्लूड दी, इन्होंने कहा कि भैया उस पे उसका एक्ट नहीं लगता है। However, apprentice shall be treated employee whose training period is extended by any length of the time. इन्होंने कहा वो ट्रेनिंग भी इंक्लूड हो जाएगा जिसपे ट्रेनिंग एक्ट नहीं लगता है। ओनली द एम्प्लॉइज हु आर ड्रॉइंग,
भैया हम किनका इंश्योरेंस करा रहे हैं? देखो छोटे वर्कर्स की बात हो रही है, लेबर्स की बात हो रही है, बड़े लोग की बात नहीं हो रही। पहले 15,000 लिमिट हुआ करती थी, अब 21,000 लिमिट हो चुकी है। पर मंथ जिसको 21,000 मिलता है वो इस एक्ट में कवर होगा। डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सन वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स। अक्सर तुमने देखा है ये आर्म्ड फोर्स में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता आर्म्ड फोर्स में, जरा बताओ। उनका खुद का लॉ अलग है, मतलब आर्मी डिफेंस इन सब का लॉ अलग है। उस लॉ और इस लॉ में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये लॉ नॉर्मल फैक्टरीज इन सबको लगता है, आम लोग को नहीं लगता, क्योंकि उनके लॉ जो बोलेंगे वो करेंगे। डन। चलिए, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय समझ में आ गया। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है भैया? एम्प्लॉयर इनका फैक्ट्री, स्टैब्लिशमेंट, अदर स्टैब्लिशमेंट। फैक्ट्री में मालिक कौन है? अगर कोई मैनेजिंग है, इनका देखो ओनर और ऑक्यूपायर तो है, इसके अलावा उस कंपनी में मैनेजिंग एजेंट भी कहलाएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा कोई भी पर्सन जो मैनेजर के नाम से इस फैक्ट्री एक्ट में काम कर रहा है। अगर मैं किसी स्टैब्लिशमेंट की बात करूं तो स्टैब्लिशमेंट मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अथॉरिटी अपॉइंट गवर्नमेंट या फिर कोई भी, नो अथॉरिटी अपॉइंटेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये अक्सर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? अदर स्टैब्लिशमेंट एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टैब्लिशमेंट। चलिए नेक्स्ट, फटाफट फैमिली की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, पढ़ो जल्दी। लेस्टिमेट का मतलब बताओ। लीगल, बाय लॉ। समझ में आ गया? फटाफट क्या है फैमिली? स्पाउस, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। कोई भी माइनर एस्टिमेट एडॉप्टेड चाइल्ड, देन वो चाइल्ड जो होली डिपेंड है इन शॉर्ट पर्सन की इनकम में, उसकी पढ़ाई उससे ही होती है। ही और शी अटेन द एज ऑफ द 21, या फिर अनमैरिड डॉटर, चाइल्ड, डिपेंडेंट पेरेंट्स इन केस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन अनमैरिड या फिर हिज या फिर हर पेरेंट इज नॉट अलाइव, द माइनर ब्रदर एंड सिस्टर। फॉर एग्जांपल, अगर रॉकी सर है तो रॉकी सर के भाई बहन, क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स है तो वो रिस्पॉन्सिबल है रॉकी सर के भाई बहन के लिए, लेकिन अगर पेरेंट्स नहीं है तो बड़ा जो भाई होता है वो अपने भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये सारे वर्ड्स उन्होंने लिखा है कि इफ हिज और हर पेरेंट्स इज नॉट अलाइव, तो माइनर ब्रदर और सिस्टर होली डिपेंड अपॉन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। ऐसा लॉ फॉलो एक्चुअली में किया जाता है। तुमने अपने आसपास भी ऐसे सिनेरियोस देखे होंगे, देखे हैं क्या? किसी को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। चलो, फैक्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री मीन जिसमें कितने लोग काम कर रहे हो? 10 से 10 से ज्यादा पिछले 12 महीने में, नॉट इंक्लूडिंग इट्स माइन सब्जेक्ट टू। देखो माइन एक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इमीडिएट एम्प्लॉयर, व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट एम्प्लॉयर? अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, ठीक है। अब मैं मेन एम्प्लॉयर हो गया, मैंने कहा ओमकार भैया आपको कुछ काम करना है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है? रक्षिता दी को, ठीक है। तो ओमकार भैया अगर रिपोर्ट कर रहे रक्षिता दी को, तो रक्षिता दी क्या होगी? इमीडिएट एम्प्लॉयर। और फिर रक्षिता दी मुझे रिपोर्ट कर रही है तो मैं एम्प्लॉयर। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो तुरंत सुपरवाइज कर रहा है कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसे इमीडिएट बोला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट, ये तो समझ ही आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट जिसमें इंश्योरेंस होगा। इंश्योर्ड पर्सन मतलब क्या? वो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, हेडिंग से समझो। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट बोले तो हमेशा के लिए पैर पूरा सा चला गया, हाथ पूरा सा चला गया, अब आप काम ही नहीं कर सकते। परमानेंट कुछ होता है ना कि भाई फ्रैक्चर लग के ठीक हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी होता है। परमानेंट मतलब कि गया पूरे से, ठीक है। रिड्यूस करता है ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी। जो आप अभी दौड़ भाग कर पा रहे थे, हाथ से काम कर पा रहे थे, आपके हाथ नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। इन्होंने कहा कि भैया हमने शेड्यूल 2 के सेकंड पार्ट में पूरी लिस्ट दे दी कि किन किन को हम बोलेंगे कि परमानेंट, कौन सा बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो आपका चला जाएगा, जिस कारण से हम उसे आपको परमानेंट पार्शियल के डेफिनेशन में कवर करेंगे। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, एक हाथ गया एक हाथ से काम कर पा रहे हो। पार्शियल क्या बोल रहा है? एक हाथ गया एक हाथ से काम कर पा रहे हो। लेकिन टोटल क्या बोल दिया? दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए। इनकैपेसिटेटेड एम्प्लॉय फॉर द ऑल द वर्क, ठीक है। इसकी भी लिस्ट दे रखी है। सीजनल फैक्ट्री, एक्सक्लूसिव इंगेज, कॉटन गिनिंग हो गया, कॉटन जूट प्रेसिंग हो गया, डेकोरेशन ग्राउंडनट्स हो गया जो सीजन में आते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉफी, इंडिगो, लैक, रबर, शुगर, ये सब टी,
फैक्ट्री पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 months इन अ ईयर, साल में बस कितना चलता है, 7 महीने के लिए, पूरे 12 महीने काम नहीं चलता, उसे सीजनल बोलते हैं. एनी प्रोसेस ऑफ द ब्लेंडिंग, पैकिंग, रिपैकिंग, टी, कॉफी, अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी सीजी बोलते हैं. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट डेफिनेशन सिकनेस की तुम पढ़ोगे, बताओ क्या लिखा है. क्या लिखा है? मेडिकल ट्रीटमेंट. टेम्परेरी डिसेबलमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? टेम्परेरी, प्लास्टर लग गया, ठीक है, थोड़े देर के लिए. रिक्वायर द मेडिकल ट्रीटमेंट, टेम्परेरी इनकेपेबल ऑफ डूइंग द वर्क. वेजेस, चलो वेजेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट. चलिए, वेजेस मतलब क्या होता है? सारे के सारे रेम्यूनरेशन, या तो पेबल इन कैश, इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ जाता है, क्या लिखा है? लीव, या फिर लॉकआउट, या फिर स्ट्राइक, विच इज नॉट इलीगल. इन्होंने कहा एनी पेमेंट टू एन एम्प्लॉय, वेजेस मतलब सारे रेम्यूनरेशन जो हम दे रहे वो तो है, प्लस जब बंदा छुट्टी में तो भी हम उन्हें पैसे देते हैं, वो भी वेजेस में होगा. ताला लग गया है, स्ट्राइक मतलब हड़ताल कर दी है, ठीक है, नॉट इलीगल, सही तरीके से जो भी किया गया है उसमें जो आपको पैसे मिल रहे हैं सब रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन में आएंगे. बट ये कवर नहीं होंगे. क्या? पेंशन प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं आएगा, एनी सम पेड, ठीक है, डिफरेंस स्पेशल एक्सपेंस ये नहीं आएगा, ग्रेचुटी नहीं आएगा. नेगेटिव लिस्ट कितने? 4. पहला क्या है? पेंशन प्रोविडेंट फंड. दूसरा क्या लिखा है? ट्रैवलिंग अलाउंस. देन कोई बड़ा खर्चा नहीं हो जाए उसके लिए जो छोटा खर्चा दिया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल दिया? ग्रेचुटी. रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री एंड स्टेब्लिशमेंट, हर फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट को क्या करना है? अपने आप को रजिस्टर करना है भाई. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का मतलब कंपलसरी है उन सारे एम्प्लॉयज में जिसमें फैक्ट्री, अभी हमने पढ़ा था, जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, ठीक है, उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा इंश्योरेंस फंड का. कुछ भी डिस्प्यूट होगा, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा कि भैया तुमने इतना काटा उतना काटा, तो प्लीज आपका एक अलग से हमने कोड बना के रखा है. कोड का नाम क्या है? एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड. नेक्स्ट क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट स्कीम. फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेट स्टैंडिंग कमिटी एंड द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ये सिस्टम बनाया है ताकि आपका पूरा मैनेजमेंट ये लोग देख सके. ये जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट कॉर्पोरेशन बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट बना के रखा है. अब सेंटर गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है इसमें. इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन बैठता है? चेयरमैन बैठता है, वाइस चेयरमैन, अदर मेंबर जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरेस्ट दोनों का, एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाला, एम्प्लॉय को करने वाला, स्टेट, यूनियन, 3 मेंबर्स पार्लियामेंट, और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये सब लोग बैठेंगे. कौन कौन बैठेगा नाम की लिस्ट दे दी. चलो फटाफट पावर आप पढ़ोगे, बस जो मैंने अंडरलाइन कर रखा उसको फटाफट रीड करो, मुझे बताओ समझ में आ रहा है? बताओ. ईएसआई फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ये क्या करेगा? इंप्रूव क्या करेगा? पहला हेल्थ, दूसरा वेलफेयर, फिर रिहेबिलिटेशन, रीअपॉइंटमेंट डिसेबल इंजर्ड लोगों के लिए. नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्वायर करेगा, होल्ड प्रॉपर्टी, सेल करेगा, इन्वेस्ट री इन्वेस्ट करेगा, लोन रेस करेगा, डिस्चार्ज सच लोन, कॉन्स्टिट्यूट द बेनिफिट ऑफ द स्टाफ. कुछ नहीं, कुल मिला के हम आपको सारे बेनिफिट देना चाहते हैं, ये इसकी पावर है और ये इसकी ड्यूटी. नेक्स्ट क्या लिखा है? अपॉइंट करना है. किसे अपॉइंट करना है? रीजनल बोर्ड, रीजन के अकॉर्डिंग होगा. कॉर्पोरेशन में अपॉइंट रीजनल बोर्ड, लोकल, रीजनल लोकल मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल, उनको ये पावर डेलीकेट कर दी जाएगी. अब कॉर्पोरेशन का जो काम करता है उसके 2 विंग्स है, ठीक है. पहला क्या लिखा है? स्टैंडिंग कमिटी. दूसरा क्या लिखा है? मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. ये 2 है. स्टैंडिंग कमिटी पावर क्या है? स्टैंडिंग कमिटी एक्ट करता है एग्जीक्यूटिव बॉडी. एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है, मैनेजमेंट देखना. मेडिकल बेनिफिट क्या है? ड्यूटी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल. एडवाइस किसको करना? कॉर्पोरेशन को और स्टैंडिंग कमिटी को. पावर ड्यूटी इन्वेस्टिगेट करने की और एनी अदर ड्यूटी. क्लियर है बच्चों? हेडिंग से मुझे बताओ क्या क्लिक हो रहा है? एक फंड होगा जिसमें पूरा पैसा रखा होगा, यही तो पैसा इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाएगा. चलिए, ऑल कंट्रीब्यूशन चाहे वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो, ऑल अदर मनीज पेड इनटू फंड
इसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड। कॉर्पोरेशन में एक्सेप्ट दी ग्रांट, हो सकता है सरकार ने इसमें डाल दिया हो पैसा, उसे आपके लिए यूज किया जाएगा। बैंक अकाउंट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, ओपन किया जाता है आरबीआई या एनी अदर बैंक में। अकाउंट ऑपरेटेड ऑन बाय सच ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टैंडिंग अप्रूव द कमिटी। चल क्या रहा है, इनका पूरा पैसा कहाँ रखा जाएगा, उस पैसे पे नजर कौन रखेगा, कमिटीज बना के रखी है, काउंसिल्स बना के रखी है। अब इस फंड में जो रखा पैसा है, पर्पस फॉर विच फंड में बी एक्सपेंड। पहला फटाफट मुझे बताओ निकिता, पहला पॉइंट बता, क्या फंड का पैसा कहाँ कहाँ यूज होगा? जल्दी, सबसे पूछूंगी। पढ़ लिया, गुड, अब समझा। बच्चों, किसका मतलब? रोकना। अब बता, ध्यान दो इधर सब लोग, क्या चल रहा है? नींद में है सब, है ना? छुमंतर, टाइम हो गया क्या सोने का तुम लोग का? इतनी लेट लेट आए हो यार, तब भी सोकर ही आए होगे ना, है ना? वो रूटीन बिगड़ गया तुम लोग का दिवाली में, होता है ना? वापस आना पड़ेगा तुम लोग को रूटीन में। इस फंड में रखा पैसा यूज किया जा रहा है किसके लिए? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल बेनिफिट एक्सटेंड टू देयर फैमिली। एम्प्लॉय की तबीयत खराब तो उसके लिए यूज होगा, लेकिन उसके साथ उसकी फैमिली की भी, तो उसके लिए भी यूज होगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ द फीस अलाउंस टू मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये कॉर्पोरेशन जो पूरा चला रहा है भैया, उनकी फीस वगैरह भी इसी से निकलेगी। स्टैंडिंग कमिटी, जो सारे लोग ऊपर हमने पढ़े, पेमेंट, सैलरी, लीव, ज्वाइन, टाइम अलाउंस, ट्रैवलिंग कंपनसेटरी अलाउंस, सब इसी से निकलेगा। स्टैब्लिशमेंट, मेंटेन दी हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, आपने देखा होगा सबके अपने, फैक्ट्रीज के तुमने सुना होगा अपने अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे रेलवे सुन लो, रेलवे के रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं अलग से, तो वो सब किससे निकलेगा? उसी फंड से निकलेगा, ठीक है? पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू, जैसे मिलिट्री के तुमने सुना होगा, आर्मी के अलग से हॉस्पिटल्स है, तो वो कहाँ से निकल रहा है? रेलवे के अलग से हॉस्पिटल्स है, जितने फैक्ट्रीज होते हैं उनको भी रेफर किया जाता है, वो लोग नॉर्मल्स में नहीं जाते, जिसमें आपने सुना होगा उनका एक कार्ड बना रहता है, वो कार्ड दिखा के जाते हैं, वो पूरा खर्चा सरकार उठा रही होती है उनका, ठीक है? पेमेंट कंट्रीब्यूशन टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, है ना, लोकल अथॉरिटी, डिफरेंट पे करना, जो भी पोस्टपोन कर सके, कॉस्ट, ऑडिट अकाउंट्स, उन सब के लिए पैसा, डिफरेंट करना कॉस्ट, पेमेंट ऑफ एनी सम कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ऑफ सम, कोई डिग्री ऑर्डर अवार्ड बोला उसके लिए पैसा यूज होगा। फंड में रखा पैसा इन सारी जगहों पे यूज होगा। डिफरेंट कॉस्ट, सब सुनाई दे रहा है यहाँ पर, इधर सब सुनाई दे रहा है, सारी फैसिलिटी मिलती है, मत टेंशन लो, सस्ती मिलती है, ठीक है? हमारे घरों में ऐसी पड़ी ही रहती है, मतलब स्टॉक पूरा मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन, रेट प्रिस्क्राइब, कुछ बताया इन्होंने, रेट क्या बोला? सीजी जो प्रिस्क्राइब करेगा भैया उतना दे दो। प्रिंसिपल एम्प्लॉय टू पे कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट सेंस, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए बता रहे, प्रिंसिपल एम्प्लॉय द पे इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, बोथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दोनों का थोड़ा थोड़ा आता है, प्रोविडेंट फंड में भी यही पड़ा था। ही कैन रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, अगर अभी उसने दे दिया एम्प्लॉय के बिहाफ में तो भैया बाद में ले लेगा ना। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, क्या था इमीडिएट एम्प्लॉयर, जैसे रक्षिता दी इमीडिएट एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉयर, ओमकर भैया एम्प्लॉय, तो इन्होंने क्या बोला, रिकवर कर लेंगे। अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अभी इमीडिएट एम्प्लॉय ने अगर पैसे दे दिए तो रिकवर कर लिया जाएगा। मेथड क्या है पेमेंट करने का? मैनर, टाइम, जो भी लिखा होगा, पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, ये क्या लिखा है? ये सारे टर्म तो सुने होगा, इंडियन स्टैंप एक्ट तो पढ़ाई है तुमने, ये वर्ड तो सुना ही होगा, बताओ जरा। दो टाइप के स्टैम्प पेपर समझे होंगे तुमने, एक छोटे छोटे चिपकाने वाले होते हैं और एक पेपर होता है, दोनों को बोल दिया। पेमेंट कंट्रीब्यूशन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एविडेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन पेड इन रिसीव बाय द कॉर्पोरेशन, एंट्री इन योर अपॉन बुक्स या कार्ड्स, इशू, सेल, कस्टडी, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, डिलीवरी ऑफ द बुक्स। कुछ नहीं, पूरी लिस्ट दे दी तरीके। फायदे फटाफट तुम लोग पढ़ोगे। हिमांशी, पहला फायदा बता, इस इंश्योरेंस एक्ट का इंश्योर करने के पीछे क्या फायदा है? पहला,
मालिक दे देगा एम्प्लॉय के बेhalf पे। सेकंड पॉइंट निकिता, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? वैरायटी बता दी उन्होंने कि कन्फाइनमेंट में है या फिर मिसगैरेज हो गया या फिर सिकनेस हो गया है, प्रेगनेंसी एंड ऑल, तो इसमें भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। सरलीन थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? वेरी गुड। अगर आप डिसेबल होगे तो भैया उसकी पेमेंट मिल जाएगी। पनस डी वाला पॉइंट क्या बोलता? डिपेंडेंट है उनको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट प्रत्यक्ष, सारे मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएंगे प्रत्यक्ष, यही है। हाँ दनिशिका एफ पॉइंट क्या बोलता है? तो फ्यूनरल एक्सपेंस भी रिकवर हो जाएगा। समझ में आए फायदे? फायदे मतलब क्या? फायदे मतलब क्या? इन्होंने कहा भैया इंश्योर्ड को भी मिलेगा, उसकी फैमिली, उसका डिपेंडेंट किस टाइप की वैरायटी वाला, उन्होंने केस बता दिया, उन सब में बेनिफिट्स मिलेगा। इन्होंने बोला जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू बेनिफिट, राइट टू रिसीव बेनिफिट इज नॉट ट्रांसफरेबल। भाई एम्प्लॉय का कराए तो एम्प्लॉय और उसकी फैमिली, इसके अलावा किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा। एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोट हमने कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कोट क्या था? मैं एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय, हम लोग का डिस्प्यूट किसको लेकर है? कंट्रीब्यूशन को लेके। तो भैया कहाँ आएगा हमारा केस? कोर्ट में आएगा। अब उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन से मैटर यहाँ पे होते हैं एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट। कुछ नहीं, एक तरफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, हाँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉय का जो भी डिस्प्यूट है इधर आएगा। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम मतलब क्या? ज्यूरिडिक्शन है, सारे क्लेम सुनेगा, सुनने के बाद वो डिसीजन देगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉय, इमीडिएट एम्प्लॉयर, कोई भी केस है सबको लेकर आ सकते हैं। छूट दे दी, किसमें छूट दे दी? जरा पढ़ो ये लाइन और बताओ। सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? फैक्ट्री को बोल देगी भाई तुम पे नहीं लगेगा, या फिर फैक्ट्री के किसी एम्प्लॉय में। देखो फोकस, वेरी गुड। या तो फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट या फिर किसी भी पर्सन। यहां ये चैप्टर होता है बच्चों ओवर। ठीक है।